दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बंकर्स पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों सेल बायोलॉजी के अंदर वो है साइटोप्लाज्म, प्लस हम इसके बाद एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन साइटोप्लाज्म से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो मेन क्वेश्चन हैं वो हम कवर कर लेते हैं। दोस्तों आपको पता है कि जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम्स हैं वो भी अगस्त में होने हैं, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके अलावा DSSB ने अपने जो जुलाई में एग्ज़ाम्स होने हैं पीजीटी के वो डिक्लेयर कर दिए हैं डेट्स। उस पर मैंने एक वीडियो बना भी दिया है, और किस सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम है वो आप देख सकते हैं पिछले मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम साइटोप्लाज्म पढ़ते हैं। दोस्तों टाइम बहुत कम है अपने पास, तो कोशिश करूँगा कि थोड़े ज़्यादा लेंथ की वीडियो बनाऊँ जिससे ज़्यादा टॉपिक्स कवर हो पाएँ और कंटिन्यूस वीडियो आपके लिए बनाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं साइटोप्लाज्म। दोस्तों साइटोप्लाज्म जो है टर्म आपको पता है कि किसने दी हुई है, पुरकिंजे जी ने दी हुई है। ठीक है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि पुरकिंजे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइटोप्लाज्म टर्म दी। इसके साथ में अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को मिलाते हैं तो क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म मिलता है। आपको पता होगी एक जेली जैसा सब्सटेंस है दोस्तों, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस की वॉल के बीच में कहीं पाया जाता है। और ये जो है इसके अंदर सारी की सारी जो ऑर्गेनेलीज हैं, आपकी सेल ऑर्गेनेलीज हैं, चाहे वो मेम्ब्रेन बाउंड हैं या मेम्ब्रेन लेस हैं, वो सारी की सारी क्या करती हैं, फ्लोट करती हैं दोस्तों, है ना। तो ये क्या है, एक जेली जैसा सब्सटेंस है और ये एमॉर्फस होता है, एमॉर्फस बोल सकते हैं। और वैसे अगर आप देखें तो ट्रांसल्यूसेंट होता है दोस्तों, यानी कि पारदर्शी नहीं होता, धुंधला दिखाई देता है, थोड़ा सा कोलॉइडल सॉल्यूशन है। इसके अंदर जो वाटर की परसेंटेज है वो 80% है दोस्तों। इसके अलावा आप अगर बात करें तो इसके अंदर एक क्लियर लिक्विड पोर्शन है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और इसमें वेरियस पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, है ना। तो साइटोसोल बोले तो वो क्लियर पोर्शन जो है इसका साइटोप्लाज्म का, वो क्या कहलाता है, साइटोसोल कहलाता है, जिसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है दोस्तों, है ना। इसके अलावा पार्टिकल्स जो हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, इनऑर्गेनिक आइंस, ये सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसके अलावा और क्या होता है दोस्तों, इसके अलावा वेरियस एंजाइम्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक बहुत फेमस रिएक्शन है ग्लाइकोलिसिस, है ना, ग्लाइकोलिसिस, ये ज़रूर इसमें प्रेजेंट होती है। 10 स्टेप की रिएक्शन है, एक 10 स्टेप्स की है। ये आप पढ़ेंगे जब हम रेस्पिरेशन वाला, है ना, चैप्टर पढ़ेंगे प्लांट्स के अंदर, वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो साइटोप्लाज्म में होती है। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म, बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये यूपी सीट में भी आ चुका है 2014 यूपी सीट, अब जिसका नाम UPSEEE है, इसमें भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है दोस्तों। इसके अलावा फिर इसके बाद में आपको पता है लिंक रिएक्शन होती है एक, फिर क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। उसके बाद ETC यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, वो माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। तो एक स्टेप्स ये फॉलो होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, है ना। क्रेब्स साइकिल अगर पूछेगा तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पूछेगा तो आपका इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ग्लाइकोलिसिस पूछेगा तो साइटोप्लाज्म हो गया दोस्तों। देन अगला है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं जिनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और डिफरेंट फंक्शन है। देन सम ऑफ दीज ऑर्गेनेली आर विजिबल अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं जो विजिबल होती हैं, कुछ नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, एंडोमेम्ब्रेन का पूरा हम देखते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, है ना, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये सब हमें दिखाई देते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की हेल्प से। देन ग्रेनुलर एंड डेंस इन एनिमल सेल्स एंड थिन इन प्लांट सेल्स, है ना। और एनिमल सेल्स में देखेंगे तो साइटोप्लाज्म ज़्यादातर क्या होता है कि आपको ग्रेनुलर मिलता है। वजह यह है कि ज़्यादा उसमें राइबोसोम्स का जो नंबर है वो ज़्यादा होता है। देन प्लांट जो सेल्स होते हैं दोस्तों, उनके अंदर थोड़ा सा ही थिन मिलता है, लेस विस्कस रहता है, ठीक है। तो ये हमारी बात रही दोस्तों साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। अगला जो है हम टॉपिक उठाते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम अपना। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। देखो यार, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये क्या है एक्चुअल में, कुछ सेल ऑर्गेनेलीज मिलकर के एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करती हैं, ठीक है, एक साथ काम करती हैं। और ये जो सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं ये न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहती हैं, ठीक है। इसको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो सेल के अंदर ऐसा सिस्टम जो एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करता है, ठीक है, इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं दोस्तों, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, टुगेदर एक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बोलते हैं। कौन कौन आता है इसमें दोस्तों, इसमें आता है आपका, ऐसे याद रखना, GERL,
वी, है ना, जर्ल वी करके याद रखना। तो इसमें गोल्जी बॉडीज आती हैं दोस्तों, ठीक है, गोल्जी बॉडीज आती हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपका पूरा। इसके अलावा दोस्तों ईआर से बना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसके अंदर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों इसमें लाइसोसोम्स आ जाते हैं, लाइसोसोम्स आ जाते हैं, ठीक है। और इसके अंदर और कौन आता है, वैक्यूल आ जाता है दोस्तों। तो ये सारे ऑर्गेनेलीज मिलकर के, यानी वैक्यूल, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये मिलकर के क्या बनाते हैं दोस्तों, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं दोस्तों। दोस्तों ध्यान रहे इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स जैसे जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं आती है ना। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं आती दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं आता, क्योंकि इनका फंक्शन अलग है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसी सेल ऑर्गेनेली अपना इंडिविजुअली फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है, इसलिए हम उनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट नहीं करते, हम इनको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में काउंट करते हैं, ठीक है, ध्यान रहे ये वाली चीज़ दोस्तों। तो अब हम सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोस्तों जो टर्म दी है वो दिया पॉटर जी ने, ठीक है, साइंटिस्ट का क्या नाम है जिन्होंने एंडोप्लाज्मिक टर्म दिया है, वो है पॉटर, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अल्ट्रा स्ट्रक्चर भी इन्होंने दिया, जो हम देख रहे हैं इस समय, ये पॉटर का दिया हुआ स्ट्रक्चर है। जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो गार्नियर नाम के साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, गार्नियर, ठीक है, ऑब्जर्व किसने किया, गार्नियर ने किया, ठीक है। और जो टर्म की बात अगर हम करें तो वो किसने दी है, पॉटर ने दी है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं दोस्तों। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, ये न्यूक्लियस है, बीच वाला पार्ट है ना, और न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसी के चारों ओर लिपटा हुआ है, यानी उसी की आउटग्रोथ जो है, फोल्डेड स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। जैसे अगर मान के चलिए ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस की वॉल है, और मैं इसके आउटर वॉल को अभी इसमें मैं आपको अलग से दिखा देता हूँ। देखिए ये अगर न्यूक्लियस की वॉल है, ठीक है, तो इसका ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ना, ये आउटग्रोथ, ये तो बाकी इधर हो गया, ठीक है, ये आउटग्रोथ जो होती है ये बनाती है दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किस तरीके का दिखाई देता है, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, और ऐसे फोल्ड्स रहते हैं इसके अंदर। दोस्तों यहाँ आप पाएंगे कि 3 पार्ट्स मेन होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। पहला क्या, सिस्टर्नी, ठीक है, पहला सिस्टर्नी, ये नोट करते चलिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, ट्यूब्यूल वाला पार्ट, ठीक है। और तीसरा जो पार्ट रहता है दोस्तों वो होता है आपका वेसिकल, ठीक है। तो सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसिकल 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्या है, ये वाला पार्ट सिस्टर्नी कहलाता है, ठीक है, जो सबसे पहले आपके दिख रहा है ना, जिस पे ये ब्लैक कलर के स्पॉट्स हैं, ये एक्चुअल में क्या है, राइबोसोम्स है दोस्तों, ठीक है, ये क्या है, राइबोसोम्स है। तो वो वाला पार्ट जिस पर राइबोसोम्स अटैच्ड है ये सिस्टर्नी कहलाता है जनरली, ठीक है, और ये भी फोल्डेड पोर्शन रहते हैं, ठीक। इसके अलावा जो दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि बाद वाला जो पोर्शन ये मैंने बनाया, यहाँ मैंने ट्यूब्यूल्स नहीं बनाए, ठीक है। तो ये जो पार्ट जिसके पास में ये राइबोसोम्स अटैच हैं, ठीक है, ये सिस्टर्नी कहलाता है। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या RER करके बोल देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी कि जिस पर राइबोसोम्स अटैच हैं उसकी सरफेस कैसी होगी, रफ होगी, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के वॉल के पास में होता है, नज़दीक होता है, ठीक है। इसके बाद आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, येलो पोर्शन, ये जहाँ पे राइबोसोम्स अटैच नहीं है, ये आपका पोर्शन हो गया ट्यूब्यूल दोस्तों, ठीक है। तो ट्यूब्यूल में आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो हम कह सकते हैं कि जो RER है ना, वो SER में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ स्मूथ सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ और रफ है ये एक आप कह सकते हैं एक ही स्ट्रक्चर के एक पार्ट हैं दोनों, ठीक है, जिस पे राइबोसोम्स हैं वो रफ है और जिस पे नहीं है वो स्मूथ है, ठीक है। अभी फंक्शन हम इसके बाद में देखेंगे, ठीक, पहले आप इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। फिर आती है बात वेसिकल दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप राउंड स्ट्रक्चर्स कुछ देखते हैं, ठीक है,
ये राउंडेड स्ट्रक्चर्स यहाँ कुछ देखते हैं आप लोग, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, वेसिकल बोलते हैं। इसके चारों ओर वेसिकल्स, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये हमारा हो गया एक तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ स्मूथ वाला देखिए दिखा रखा है। अब इसमें क्या होता है कि जो लास्ट पोर्शन है ना, ये जो कॉइल्ड पोर्शन आपको दिख रहा है, इसके अलावा ये जो लास्ट पोर्शन है, इसमें क्या होता है दोस्तों, ब्रांचिंग हो जाती है बाद में, है ना। तो ब्रांचिंग में क्या होता है कि इस तरीके से दिखने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर आपको देखो इस तरीके से दिखा रखा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर फोल्डेड स्ट्रक्चर है जिसमें राइबोसोम्स अटैच है। आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, यहाँ पे राइबोसोम्स इन्होंने दिखा रखे हैं बहुत क्लियरली। देखिए ये इसके राइबोसोम्स आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन स्मूथ वाले पे कोई भी राइबोसोम दिखाई नहीं दे रहा। तो लेकिन ये अटैच है आपस में, ठीक है, ये अलग अलग नहीं है, अटैच है आपस में। तो अब जानते हैं हम लोग कि इनके क्या फंक्शंस हैं। देखिए आप याद रखिएगा, जो जनरल क्वेश्चन है वो RER से आता है, ठीक है। क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, रट लीजिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि आप जानते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स है ना, और ये राइबोसोम्स ही किसका फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, प्रोटीन का करते हैं, ठीक है। और प्रोटीन का फंक्शन मतलब जो फॉर्मेशन है वो mRNA की हेल्प से होता है। ये हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे 12th क्लास में कि राइबोसोम्स किस तरीके से प्रोटीन बना रहे हैं। इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है, RNA से प्रोटीन बनना, ठीक। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। देखो जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आते जा रहे हैं दोस्तों, जो कई बार पूछे गए हैं, वो दिमाग में एकदम फिक्स है, इसलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ, ठीक है। तो उनको नोट करते चलो, ठीक है। RNA से प्रोटीन बनना क्या कहलाता है दोस्तों, ट्रांसलेशन कहलाता है, ठीक है। DNA से RNA का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ध्यान रहे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हमारे काम आएंगी, ठीक। चलो, तो अब जो इसमें स्लाइड में लिखा हुआ है उस चीज़ को देख लेते हैं एक बार, क्या लिखा हुआ है देखिए। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर वेसिकल्स स्ट्रक्चर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। मैंने बता दिया आपको, सम पार्ट्स आर कनेक्टेड टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व्हाइल अदर आर कनेक्टेड टू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन की तरफ कौन सा स्ट्रक्चर जाएगा, SCR वाला जाएगा दोस्तों, ध्यान रहे, है ना। पूरा नेटवर्क है, देखो ये अगर न्यूक्लियस है हमारा, है ना, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये सेलुलर स्ट्रक्चर हो गया कहीं ना कहीं, ये हो गई हमारी सेल मेम्ब्रेन। तो जो सेल मेम्ब्रेन से अटैच है वो कौन सा वाला, स्मूथ वाला है, ठीक है। तो स्मूथ वाला पार्ट ज़्यादातर किससे अटैच होता है दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन से, है ना। और जो रफ है वो किसकी तरफ जा रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। इसीलिए लिखा हुआ है सम पार्ट कनेक्टेड टू न्यूक्लियर एंड सम आर फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। देन टू टाइप्स हैं, स्मूथ लैक राइबोसोम्स, रफ जो राइबोसोम से भरा हुआ है। देन फंक्शंस आप देख लीजिए दोस्तों, इंटरनल सपोर्ट देता है साइटोप्लाज्म को, वो तो है ही, जाहिर सी बात है। इसके बाद RER सिंथेसाइज करता है प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार किसी एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं कि भाई बताइए RER का फंक्शन क्या है, आप उसको तुरंत बताएंगे कि भाई प्रोटीन का फॉर्मेशन का या सिंथेसिस का इसका फंक्शन है। देन SER लिपिड्स का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस यहाँ से हो गया, लिपिड का सिंथेसिस यहाँ से हो गया। लिवर सेल्स में ये डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स और पॉइजन्स को, ठीक है। कैसे करता है दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ एडिपोसाइट्स। देखो आपने लीवर सेल्स में लिखा हुआ है ना, तो लीवर का एक फंक्शन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स भी होता है ना, तो SCR की हेल्प से ये काम करता है वो, ठीक। इसके अलावा SCR स्टोर कैल्शियम आइंस इन द मसल सेल्स, ठीक। ये कुछ फंक्शंस हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के याद रखने हैं, दोनों के ही, है ना, रफ के भी और स्मूथ के भी। तो दोस्तों जहाँ पे प्रोटीन की ज़रूरत होगी ना, प्रोटीन जहाँ बन रहा होगा, यहाँ पे हमें कह सकते हैं जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस की ज़्यादा आवश्यकता है, वहाँ पे आपको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स में ज़्यादा दिखेगा जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस की डिमांड है। और जहाँ लिपिड्स का सिंथेसिस होना है, जहाँ फैट सेल्स का होना है, वहाँ पे आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आप देख लीजिए, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कुछ कैसे सेल्स हैं। देखिए इसमें ज़्यादातर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स में आपको मिलता है, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स आप समझ गए होंगे, ठीक है, कौन से वाले, क्लॉटिंग में जो हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप देखिए कुछ हमारे हार्मोन्स भी हैं जो प्रोटीन है नेचर में, जैसे इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैगरहैंस, है ना, किस में पाया जाता है, पेंक्रियाज में, ठीक है, पेंक्रियाज में। तो आप देखिएगा बीटा सेल्स जो होती हैं पेंक्रियाज की, उसमें भी RER, है ना, ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ प्रोटीन है नेचर में और इंसुलिन प्रोटीन नेचर का है, इसीलिए वहाँ बीटा सेल्स जो हैं
जो है उसमें ज़्यादा क्या मिलेगा, आर मिलेगा। ऐसे ही स्मूथ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो लिपिड्स का जहाँ पे रोल इंपॉर्टेंट है, जैसे लीवर सेल्स हो गई, ठीक है, लीवर सेल्स में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। उसके अलावा आपने लीवर सेल्स में एडिपोसाइट सेल्स हो गई, जो फैट स्टोरिंग सेल्स हैं, एडिपोसाइट्स बोलते हैं उनको, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया, जिपमर में पूछा गया है, ठीक है, फैट स्टोरिंग सेल्स, ठीक है, किसमें, एडिपोसाइट्स। फैट स्टोरिंग सेल्स कौन सी होती हैं, एडिपोसाइट्स होती हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हमें प्रोटीन और लिपिड्स मिल गए। देखो ये ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे ना चीज़ें जो है एक सिंक्रोनाइज्ड वे में है, कोऑर्डिनेट वे में है। जैसे आर है ना, यहाँ से प्रोटीन बना, तो प्रोटीन के बाद में आप जानते हैं लिपिड्स, तो SER और RER का काम। अब इससे क्या होगा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस वगैरह, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन भी प्रोटीन की बनी हुई है, लिपिड्स की बनी हुई है। और सेल मेम्ब्रेन ही क्यों, बाकी जो सेल ऑर्गेनेली हैं उनकी जो मेम्ब्रेन्स हैं वो भी प्रोटीन लिपिड्स की बनी हुई है दोस्तों। तो वहाँ मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का भी काम रहेगा। उसके अलावा फिर आप जानते हो कि जो ये चीज़ें बनाती हैं प्रोटीन और लिपिड्स, ये एक रॉ फॉर्म में है। इनकी जो मॉडिफिकेशन है कि भाई कौन सा प्रोटीन किस काम में आएगा, या कौन सा लिपिड या कौन सा फैट किस काम में आएगा, ठीक है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, उसका काम गोल्जी बॉडीज़ का है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का है। तो ये आगे ट्रांसफ़र हो जाता है दोस्तों। अभी हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडीज़ के बारे में, ठीक। और फिर गोल्जी बॉडीज़ जानते हैं आप, उसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह को वो वेसिकल्स के थ्रू सिक्रीट करती हैं, ठीक है। उन वेसिकल्स को आप लाइसोसोम्स बोल देते हो, ठीक है। तो लाइसोसोम भी किसका पार्ट हो गया, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, ठीक। फिर उसके बाद में जो अनवांटेड मटेरियल्स वगैरह होते हैं वो एक्सोसाइटोसिस के ज़रिए, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं सेल से। तो वैक्यूल का यहाँ पे रोल आ गया। तो एक तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सिंक्रोनाइज्ड वे में काम हो रहा है कि भाई लिपिड सिंथेसिस हो रहे हैं, प्रोटीन हो रहे हैं, फिर वो गोल्जी बॉडी को जा रहे हैं, गोल्जी बॉडी मॉडिफाई कर रहा है उनको, है ना, उसमें से कुछ लाइसोसोम्स बन जा रहे हैं, ठीक। फिर लाइसोसोम जो है उसको क्या कहते हैं, डिस्ट्रॉय कर दिया, उसको डाइजेस्ट कर दिया उस सेल को जो कि अनवांटेड है, या कुछ अनवांटेड मटेरियल को डाइजेस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल है उसको सेल से बाहर निकालना है। तो ये सारी चीज़ें जो है एक सिंक्रोनाइज्ड वे में हो रही हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। गोल्जी बॉडीज़ दोस्तों, गोल्जी बॉडीज़ की जो डिस्कवरी है, ठीक है, वो किसके नाम है, कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट। ऑब्जर्व तो जॉर्ज नाम के साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन डिस्कवरी किसके नाम जाती है, कैमिलो गोल्जी। उसी के नाम पर इस सेल ऑर्गेनेली का भी नाम है दोस्तों। एक और नाम इसका है जो है डाल्टन बॉडी, ठीक है। डाल्टन बॉडी दोस्तों इसी को बोलते हैं, किसको, गोल्जी बॉडी को ही डाल्टन बॉडी बोल जाता है। रीज़न है कि एक अल्ट्रा स्ट्रक्चर जिसे हम आज देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना, ये दिया एक साइंटिस्ट जिनका नाम था डाल्टन, तो इसलिए कई बार इसको हम डाल्टन बॉडी भी बोल देते हैं। प्लांट्स में इसी स्ट्रक्चर को हम डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जानते हैं, डिक्टियोसोम के नाम से इसी को जानते हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ को प्लांट्स में क्या बोलते हैं दोस्तों, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। और एक और नाम है दोस्तों लाइपोकॉन्ड्रिया, लाइपोकॉन्ड्रिया, ये भी नाम किसका है, गोल्जी बॉडीज़ का ही है। तो दोस्तों याद रखेंगे, कुछ भी मतलब पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, डिक्टियोसोम्स, लाइपोकॉन्ड्रिया, डाल्टन बॉडी, ठीक है, ये गोल्जी बॉडीज़ के ही नाम है दोस्तों, ठीक। जो मेन काम है गोल्जी बॉडीज़ का दोस्तों, वो मॉडिफिकेशन और सिक्रीशन का है ना। सिक्रीशन का मेन काम है, इसीलिए ज़्यादातर ये वहाँ उन सेल्स में ज़्यादा मिलती हैं दोस्तों जहाँ सिक्रीशन का काम ज़्यादा है। जैसे लिवर हो गया, पेंक्रियाज हो गया, उनकी सेल्स में ये ज़्यादा देखने को मिलती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दे आर फॉर्म्ड बाय द स्टैक ऑफ 5 to 8 मेम्ब्रेन सेक्स, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, 5 से 8 मेम्ब्रेन के फोल्डेड स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, उनसे बनती है। सेक्स आर यूजुअली फ्लैटेंड एंड आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी, क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी बोलते हैं। इसमें भी 3 ही पार्ट है, सिस्टर्नी, यहाँ पर ट्यूब्यूल वाला पार्ट ना होकर के वेसिकल और वैक्यूल आ जाता है दोस्तों, है ना, वेसिकल और वैक्यूल आ जाता है। तो सिस्टर्नी हो गया। यहाँ 2 एंड्स होते हैं, सिस और ट्रांस। अभी मैं आपसे डिस्कस करूँगा ये किस तरीके से दोनों एंड्स का नाम दिया गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पर फेस दिया हुआ है सिस फेस, ठीक है, ये वाला फेस क्या कहला रहा है, सिस, और ये क्या कहला रहा है, ट्रांस। देखो जो दोस्तों सिस फेस है, ठीक है, ये जनरली क्या होता है, ये होता है दोस्तों फॉर्मेटिव फेस। क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेटिव, यानी ये रिसीव करता है, बनाता है, फॉर्म करता है ना। और जो ट्रांस फेस है दोस्तों, ये कहलाता है हमारा मैच्योरिंग फेस। क्या कहलाता है, ये लिख लेना आप लोग, मैच्योरिंग फेस कहलाता है। यानी कि जो प्रोडक्ट्स मॉडिफाई होकर के
बाहर जाते हैं या जो हम कह सकते हैं आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ठीक है, वो जिधर से बाहर जाएंगी ना वो मैच्योरिंग फेज़ कहलाता है, ट्रांस फेज़ कहलाता है। और ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों। और ये जो सिस फेस है ना दोस्तों, ये हमारा कॉन्वेक्स होता है। ध्यान रहे यहाँ पे दिखा रखा है कुछ इस तरीके का, लेकिन ये जनरली कॉन्वेक्स होता है। और ये कॉनकेव होता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, कॉनकेव होता है दोस्तों। ये फॉर्मेटिव फेज जो है ना, ये किससे जुड़ा हुआ होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ होता है, या आप जुड़ा हुआ नहीं कह सकते तो कह सकते हैं उसके नियर बाई होता है। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सिस फेज सिचुएटेड नियर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ट्रांस होता है दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन के पास होता है। तो आप देखो कि अगर ये न्यूक्लियस है तो उसी की आउटग्रोथ तो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी, तो उससे जुड़ा हुआ कौन है ये, ठीक है, ये है आपका गोल्जी बॉडीज़। अब ये गोल्जी बॉडीज़ जो है आप देख सकते हैं एक साइड से तो ये रिसीव करती हैं कि जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो मटेरियल आया, यानी कि प्रोटीन आया या फिर लिपिड आया, तो उसको एक तरीके से रिसीव करने का काम कौन से फेस कराएगा, सिस फेस कराएगा। उसके बाद क्या होता है कि जो आप ये साइड्स में देख रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये गोल्जी वैक्यूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गोल्जी वैक्यूल कहलाते हैं। तो क्या होता है कि जब यहाँ से रिसीव होता है तो जो वो पर्टिकुलर प्रोटीन है या जो लिपिड है ना, और लिपिड और प्रोटीन ही नहीं, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, ये इसमें क्या होते हैं, प्रोसेस में आते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, इसके अंदर मूव करते हैं। और यहाँ फाइनली जो आपको लास्ट में ये बल्जिंग पोर्शंस दिख रहे हैं, ये न्यूली फॉर्म जो वेसिकल्स आपको दिख रही हैं, इसमें ये स्टोर हो जाते हैं, ये प्रोटीन्स या जो लिपिड्स हैं। उसके बाद में ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं और एक नई वेसिकल जो है, ठीक है, वो हमारी तैयार हो जाती है। अब इस प्रोटीन की जहाँ जैसी ज़रूरत होगी, ये प्रोटीन सेल में वहाँ वैसे काम आ जाएगा। सपोज़ करिए अगर सेल मेम्ब्रेन बनानी है, नई सेल मेम्ब्रेन बनानी है, तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस में वेसिकल जा कर के काम में आ जाएगा, ठीक है। मान के चलिए कोई इस प्रोटीन की ज़रूरत, मान के चलिए अगर मान लीजिए कहीं कोई हार्मोन बनाने में है, तो ये वहाँ उस तरीके से यूज़ हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका डिफरेंट यूज़ है। ऐसी लिपिड्स वगैरह जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत होगी वहाँ वो काम में आ जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है दोस्तों कि जो कॉन्वेक्स वाला पार्ट है इसको हम सिस बोल रहे हैं, और ये किसके पास है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास है। और जो कॉन्केव वाला पार्ट है दोस्तों, वो किसके पास है, वो सेल मेम्ब्रेन के पास है। और वो कैसा, मैच्योरिंग फेज कहलाएगा दोस्तों। फंक्शन देखिए आप एक बार, मॉडिफिकेशन किसका दोस्तों, मॉडिफिकेशन सॉर्ट्स एंड पैक मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, ये है। इसके अलावा डिलीवर सिंथेसाइज्ड मटेरियल टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल्स। मैंने बताया कि मॉडिफाई करने के बाद जो नए वेसिकल्स बने, ठीक है, उनको उनके टारगेट्स पर भेजना भी इसी का काम रहेगा। इसके अलावा प्रोड्यूस वैक्यूल एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, ये वैक्यूल भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, यहाँ से वैक्यूल भी बनेंगे। और मैंने जैसा बताया लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी होगा, लिख लो आप लाइसोसोम्स भी, देखो ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बनाता है, यानी कि इसको बनाने को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस बोलते हैं। ये भी नोट कर लो आप, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, है ना। फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन क्या कहलाती है, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन भी किसका काम है, इसी का काम है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, AIPMT में आया हुआ है कि लाइसोसोम्स कौन बनाता है, गोल्जी बॉडीज़ बनाती है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी कुछ फंक्शन है जो बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं, मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहीं पे, आप मेरे साथ लिखते चलें, ठीक है। क्या क्या और फंक्शन रखेंगे, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन लिख सकते हैं, ठीक है, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन है, ठीक है, वो भी सिक्रीट यही करता है, ठीक है, थायरोक्सिन का सिक्रीशन। इसके अलावा और भी लिखते चलो। एक प्रोसेस होता है दोस्तों जिसका नाम है विटेलोजेनेसिस, है ना, विटेलोजेनेसिस। क्या होता है ये प्रोसेस, ये होता है दोस्तों यॉक फॉर्मेशन। जो अंडे में यॉक बनता है ना, वो भी कौन बनवाता है, यही बनाता है, क्योंकि हम जानते हैं यॉक किसकी, फैट की फॉर्म है, ठीक है। तो विटेलोजेनेसिस भी किसका काम है, इसी का काम है। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखो, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है प्लांट सेल्स में सेल डिवीजन के टाइम पे फ्रैगमोप्लास्ट सेल्स बनती हैं, तो सेल प्लेट का जो फॉर्मेशन है वो भी कौन बनाता है, ठीक है, वो भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करती हैं, ठीक है। आपने सुना था मिडिल लैमेला, वही मिडिल लैमेला दोस्तों जो कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ था। दोस्तों जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं दिखी है, मैं बता रहा हूँ, उनको लॉस होने वाला है। आप जाकर के प्रीवियस वीडियो देखिए ताकि आप चीज़ें ना इंटर रिलेट कर सको, को रिलेट कर सको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे मैंने बताया मिडिल लैमेला, ठीक है, वो यही बनाता है, क्या, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी हुई थी,
ठीक है। तो उनका जो कैल्शियम मैग्नीशियम पैक्टेट जो है, ठीक है, उनके वेसिकल्स को भी यही फॉर्म करती है गोल्जी बॉडीज़, ठीक। तो इस तरीके से दोस्तों ये गोल्जी बॉडीज़ के काम है ना। और एक और मुझे ध्यान आ रहा है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि जो स्पर्म का हेड होता है उसमें जो एक्रोसोम आपने देखा होगा, एक्रोसोम, ठीक है, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है दोस्तों, एक्रोसोम। मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, आप यहाँ लिख लीजिए एक्रोसोम, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था BHU में, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा KVS में क्वेश्चन पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, ठीक है। कौन सा वाला? एक्रोसोम वाला। एक्रोसोम कौन बनाता है दोस्तों? गोल्जी बॉडीज़ बनाती हैं, ठीक है। गोल्जी बॉडीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए दोस्तों मैं साथ के साथ आपको बताता चलता हूँ जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो आने के चांसेस हैं, ठीक है। ये बेनिफिट देंगे आपको 100%। इसमें से जो क्वेश्चन हैं वो फंसेंगे आपके DSSB में या UPPGT, आपने सारे फॉर्म फिल कर रखे होंगे इस समय, ज़रूर इसमें 100% आपके क्वेश्चंस फंस जाएंगे दोस्तों। इसीलिए आप लोग इसको मेरे साथ पढ़ते रहिए, एंड तक इसको करते रहिए। एक और जो NCERT में दिया हुआ है और पूछते हैं, है ना, देखो 2-3 चीज़ें और बनाते हैं गोल्जी बॉडीज़, और क्या बनाते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। देखो ग्लाइकोप्रोटीन क्या कैसे बना, ग्लाइको वर्ड शुगर के लिए यूज़ होता है दोस्तों, है ना, और जो प्रोटीन वर्ड है वो तो आप जानते हो प्रोटीन के लिए। तो ग्लाइकोप्रोटीन बोले तो शुगर के साथ में प्रोटीन जब मिलता है तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं। ऐसे ही अगर फैट के साथ में प्रोटीन मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे, सॉरी, फैट के साथ में अगर शुगर मिलेगा तो क्या बोलेंगे? उसको ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी किसका काम है? गोल्जी बॉडीज़ का, ये भी आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा कोलाजन फाइबर्स वगैरह का फॉर्मेशन, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ का फॉर्मेशन, तो ये सारी चीज़ें हैं जो फंक्शंस मेन मैंने आपको बताया। देखिए क्या क्या याद रखने, एक्रोसोम, है ना, स्पर्म हेड में जो होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम, वो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोमेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, लाइसोसोम का फॉर्मेशन, वैक्यूल का फॉर्मेशन, है ना, वाइटेलोजेनेसिस, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गोल्जी बॉडीज़ के, ये फंक्शन हो गए। तो ये हमारा गोल्जी बॉडीज़ का पोर्शन ओवर हुआ दोस्तों। देखो जो जो क्वेश्चन पूछे जाने हैं दोस्तों, डायरेक्ट वे बता रहा हूँ। अब मैं ड्राइंग वगैरह करके बहुत अच्छे से डिटेल में भी इसको बताऊँ, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा आने ही वाला है। तो मेन फोकस पॉइंट्स जो हैं आपके, जिससे आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सको, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। बाकी एक और डायग्राम दिखा देता हूँ जिसमें गोल्जी बॉडीज़ आपको फंक्शन करते हुए दिखाई दे जाएंगी। देखिए गोल्जी बॉडीज़ एट वर्क, आप देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में आप लाइसोसोम्स देख सकते हैं। ये जो देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कौन कनेक्टेड है? ये आपका गोल्जी बॉडी, और एक गोल्जी बॉडी का ये वाला फेस कौन सा हो गया? आपका सिस फेस, जिसने कलेक्ट की चीज़ें, और ये आपका मैच्योरिंग ट्रांस फेस हो गया। देखिए ट्रांस फेस के बाद में यहाँ देखिए क्या बनी, आपकी वेसिकल्स बनी है ना, ये वेसिकल्स बनी। ये जो वेसिकल्स से बाहर निकल रही हैं, इसमें से कुछ वेसिकल्स आप देख रहे हैं लाइसोसोम्स में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडीज़ कर रही हैं दोस्तों। तो ये डायग्राम दिखा रहा है, देखिए न्यूक्लियस की वॉल से अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक से गोल्जी बॉडीज़, और गोल्जी बॉडीज़ से क्या बन रहे हैं? वैक्यूल और लाइसोसोम्स। तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसीलिए कहलाता है दोस्तों। अभी मुझे होप है कि आप समझ गए होंगे। अब मान के चलिए कोई चीज़ बाहर जानी है सेल से, है ना, वेस्ट मटेरियल है, तो लाइसोसोम्स ने उसको क्या किया? डाइजेस्ट किया, और जो वेस्ट मटेरियल था देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या कर दिया? बाहर। बिल्कुल वैसा जैसे अमीबा में आपने देखा होगा एक्सोसाइटोसिस, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पर आपने देखा कि वेस्ट मटेरियल क्या हो गया? आउट हो गया। तो इस तरीके से गोल्जी बॉडीज़ ठीक है काम करती हैं, किसके साथ मिल करके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में और बाकी ऑर्गेनेलीज के साथ में मिल करके दोस्तों। तो दोस्तों अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो कर लीजिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि केवल क्लासेस ही ला रहा हूँ, बाकी जो डिटेल्स हैं आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है, जो भी आपकी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं DSSB के, यूपी के, ठीक है, PGT TGT के, सबके, तो वो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ। तो आपको ना केवल क्लासेस ही मिलेंगी, बल्कि उनके रिगार्डिंग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो डिटेल्स हैं, कब फॉर्म फिल करने हैं, लास्ट डेट कब है, एक्सटेंड हो रही है या नहीं, ये सारी डिटेल्स मैं आपको अपने चैनल पर देता रहता हूँ। इसीलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली सारी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो
वैक्यूल और लाइसोसोम्स के ऊपर आने वाला है, ठीक है। और ये लगभग आपका ओवर ही हो गया है, क्योंकि साइटोस्केलेटन रहता है बस। उसके बाद हम सेल डिवीज़न वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम टिश्यू आ रहे हैं, ठीक है। तो पूरा सेट है प्रोग्राम, सारे जो स्लाइड्स वगैरह हैं वो बन चुके हैं और जल्दी आपके सामने सारे वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा दोस्तों। बाकी आपने लाइक किया चैनल को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।